नमस्कार। अच्छा लग गया, सब लोग वक्त से पहले ज्वाइन कर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये बड़ी कीमती हैबिट है, नहीं तो हिंदुस्तान में तो हर चीज थोड़ा लेट चलने का हमको बड़ा शौक है। जो वक्त पे आता है उसको थोड़ा बेकार आदमी समझा जाता है, जबकि होना ठीक इससे उल्टा चाहिए। आज हमारी यात्रा आगे बढ़ के मूलाधार और स्वादिष्टान को हम पहले पार कर चुके हैं। अब हम मणिपुर पे जाएंगे, जो तीसरा चक्र होता है, और इसकी लोकेशन हमारी नाभि पे होती है, नेवल पे ये पड़ता है। इसके साथ जुड़ी जो फिजिकल इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं आपको भेज चुका हूं, लेकिन उससे ज्यादा जो बड़ी बात है वो ये है कि एक तो ये हमारे पेट की जितनी भी दिक्कतें होती हैं उससे बुरी तरह से रिलेटेड है। आपका मणिपुर चक्र जो है, अब चाहे वो डायरिया हो या कॉन्स्टिपेशन हो या कोई भी इस तरह की जो तकलीफ है, एक तो ये उसके लिए बहुत सख्ती से रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी बात, जो हमारे अंदर कुछ करने की ताकत होती है, जो जज्बा होता है, उससे बहुत तरह से जुड़ा हुआ है। अगर ये बैलेंस में हो तो हमारा कुछ ना कुछ करते रहने का मन करता है, और अगर ये उलझा हुआ हो तो हम जरा लेट बैक होते हैं। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। तो इसका इम्बैलेंस हमको वहां पहुंचा देता है कि छोड़ो, किस चीज की जरूरत ही नहीं। तो हर चक्र की तरह इसकी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब जो हमने बड़ी बात समझनी है वो ये है कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से 3 गुण होते हैं: तमोगुण, रजोगुण और सतगुण। मूलाधार और स्वादिष्ठान जो थे वो तमोगुण थे। तमोगुण से मतलब खाना पीना, आराम से रहना, कोई ओरिजिनल थिंकिंग नहीं करनी। हम किसी भी चीज की एक फिजिकल लेबर करेंगे और अपना पेट पालेंगे, बच्चों का पेट पालेंगे, इससे ज्यादा जिंदगी में कुछ नहीं। मैं इसको बुराई नहीं कह रहा, हमको ऐसे लोग भी चाहिए। अगर ऐसे ना हो तो दुनिया चल नहीं सकती। किसी भी आर्मी को सिपाही भी चाहिए, और कैप्टन मेजर कर्नल भी चाहिए, और जनरल भी चाहिए। तो अगर सिपाही नहीं होंगे तो दुनिया चलेगी कैसे? तो ऐसे लोग भी बहुत जरूरी हैं। और फिर जो रजोगुण वाले होते हैं, जो अब यहां से शुरू हो जाते हैं, जो मणिपुर चक्र पे जिनकी एग्जिस्टेंस होती है, वो अब ये मंडेन चीजों से ऊपर उठ गए हैं। उनका थोड़ा एक तो इनिशिएटिव होगा कुछ भी करने का, वो लीडर होंगे। और दूसरे, अब फाइनर चीजों की तरफ उनका ध्यान जाएगा, अच्छे म्यूजिक पे, अच्छे पोइट्री पे, अच्छी किताबों पे, अच्छे कामों पे।
तो ये हमारे रजोगुण के हैं, पर होगा वो इस दुनिया से जुड़ा हुआ, मोस्टली इस दुनिया से होगा। अगर रूहानियत में इंटरेस्ट है तो इसलिए कि किताबों में पढ़ा है कि अगर हम अच्छे काम करते हैं तो अगले जन्मों में भी हमको स्वर्ग में जरा सीट बुक हो जाती है। प्लॉट बुक करने वाली बात है, लेकिन और कुछ नहीं, मन से नहीं आ रहा है। लेकिन किसी ने कह दिया है कि अपना अच्छे कर्म करने से आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो कर लेते हैं। लेकिन मेन फोकस यहाँ की दुनिया पे, सिर्फ परसेंटेज वाइज बात हो रही है। तमोगुण वाले का मेन फोकस जिंदगी काटने का है, बाकी से कुछ ज्यादा मुझे मत सुनाइए फिलॉसफी, ये उनको नफरत हो जाएगी, अच्छी चीजों में रुचि नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ का, हमारी पंजाब का एक किस्सा है कि एक नए पैसे वाले सज्जन वहां पे गए किताबों की दुकान पे, कहते देखिए मेरे को शेक्सपियर का सारा सेट दे दीजिए, एक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पूरा सेट चाहिए, कीट्स का, चार्ल्स डिकेंस की ये सारी किताबें दे दीजिए, और 2-3 किताबें पढ़ने के लिए दे दीजिए, क्योंकि ये तो हमको ड्राइंग रूम में सजानी है ताकि लोग जरा देख सकें कि हम कितने पढ़े लिखे इंसान। तो हमारा फाइनल चीजों में इंटरेस्ट कोई नहीं है। मैंने रविशंकर के कंसर्ट में लोगों को सोते हुए देखा है, नींद आ जाती है, क्योंकि उसमें रुचि नहीं है। आप इसलिए आ गए हैं कि जरा लोग देखें कि हम भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो जो रजोगुण वाले होंगे, अब उनको ही अच्छा लगेगा, अपने आप इसको करने का मन करेगा, जिसको नहीं होता उसको नहीं होता। उसमें आपके पैसे पे डिपेंड नहीं करता है, एक अंदर की ग्रोथ होती है। मैं एक ऐसे अरबपति को जानता हूं जिनकी अगर आप कपड़ों की टेस्ट देख लें तो मुझे भी शर्म आती है। पहनते हैं 10 लाख रुपए का सूट, लेकिन उनके इतने गॉडी कलर होते हैं, ऐसे गॉडी पैटर्न होते हैं कि हैरानी होती है। तो क्या करें, उनको मजा उसमें आ रहा है। अच्छा, एक और आपको फर्क पता लग जाएगा इन लोगों के बीच में। तमस गुण वाले लोगों में जो मूलाधार और स्वाधिष्ठान पे जी रहे हैं, और रजोगुण वाले जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और फिर फाइनली जो सदगुण वाले भी हैं। मूलाधार वाले जो बातचीत करेंगे वो आम तौर पे इंसानों के बारे में बात करेंगे, और आम तौर पे उनकी बुराइयों की या कमियों की बात करेंगे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। उसने ये कर दिया, फलानी ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। उनका सब्जेक्ट मैटर कोई इंसान होगा, फला ने ये नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, उसने ये गलत किया। सारा दिन उनका ये टॉपिक चल सकता है। और एक और उनकी खूबी ये होगी कि उनको दूसरे में कोई अच्छाई नजर नहीं आएगी और अपने में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। जहां भी वो हैं उस समाज के सबसे महत्वपूर्ण अंग वो खुद होंगे। सबसे बड़े बड़े काम उन्होंने किए होंगे, और सबसे बुरे बुरे काम उनके पड़ोसियों ने या उनके दोस्तों ने या उनके रिश्तेदारों ने किए होंगे। तो उनका जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इंसान है। ये नहीं कि 24 घंटे की बात हो रही है, लेकिन प्रिडोमिनेंट जो उनका ट्रेट होगा वो लोगों के बारे में बात कर रहे होंगे, अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे होंगे, सबको बता रहे होंगे कि मैं कितना अक्लमंद हूं, कितना योग्य हूं, कितना मैं मेहनती हूं। जो रजोगुण वाले होंगे वो इंसान फोकस नहीं करते,
वो इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज शेयर बढ़ गए हैं, फलाने ने मैच जीत लिया है, फलाने ने हार गया है, और मैंने एक नया मकान खरीद लिया है, उसने वो कोठी बेच दी है। तो उनका टॉपिक इवेंट्स होंगी, पर होंगी वो इस दुनिया से जुड़ी हुई, इस जन्म में जो हो रहा है उस पर उनका फोकस होगा। सिर्फ जो सतोगुण वाले होते हैं वो अगले जन्म में क्या होगा, भगवान कौन होता है, हम यहाँ क्या करने आए हैं, हमारा पर्पस क्या है, उनकी ये टॉपिक डिस्कशन होगा। नेचुरल इंक्लिनेशन उधर जाएगी। अच्छा, हम जिस स्टेज के होते हैं हमको वो बहुत प्यारी लगती है और दूसरे को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने अभी बात की, अगर हमारे लोअर वाले टेस्ट हैं तो अच्छी किताब पढ़ना या अच्छा म्यूजिक सुनने में दिमाग खराब हो जाएगा। आपको याद होगा कुछ साल पहले सत्यजीत रे की एक फिल्म आई थी, शतरंज के खिलाड़ी। बेहद खूबसूरत फिल्म थी, और जब रे हिंदी में फिल्म बना रहे हैं तो कितनी बड़ी बात थी। मैं देहरादून में ये फिल्म देख रहा था, मेरे पीछे बैठे 3 लोगों ने पहले 3 मिनट वो चुप रहे थे, उसके बाद पूरी फिल्म में चुप नहीं हुए, क्योंकि उसको उन फिल्मों में कोई रुचि नहीं आ रही, वो क्या करें। तो मैं तो ज्यादा बहस में नहीं पड़ता, जो मेरे साथ वाले थे उन्होंने उनको कहा भी कि भाई साहब आपको अच्छी नहीं लग रही तो हमको तो देख लेने दीजिए। एग्रेसिव हो गए, बजाय खुद उठ के जाने के वो हमको कह रहे थे कि अगर इतनी वो हो रहा है तो अपना फिल्म पे ध्यान दो, हमारी बातें क्यों सुनते हो। नहीं मजा आ रहा है, उनको आप वहां पे रोक नहीं सकते। इसी तरह से रूहानियत की बात को तो बड़े से बड़ा जो अगर वहां पे पहुंचा हुआ नहीं है, सबसे ज्यादा तकलीफ वो देती है। उस तरफ का टॉपिक में जिसको रुचि नहीं है उसको बर्दाश्त करना सबसे मुश्किल काम है। तो सबकी अपनी अपनी ग्रोथ है। तो मणिपुर से वो वाली ग्रोथ शुरू हो जाती है। आपको चाहे दुनिया की बातों की सही, लेकिन आप अब कंसेप्ट पे ध्यान देना सीख जाते हैं। लोगों के बारे में नहीं सोचते किसने क्या किया नहीं किया, इग्नोर करो भाई। हम अपना मुंह क्यों गंदा कर रहे हैं उनके बारे में बात करके, उसने ये कर दिया उसने ये नहीं किया, क्या लेना। उसके ऊपर उठ के हम सोच पाते हैं। ध्यान जो हम इसमें बात करते हैं वो नेवल पे हो गया। जहां तक इसकी साउंड्स का सवाल है, वो अब ऊपर उठते हुए हमारी बढ़ती जा रही हैं। मूलाधार के साथ 4 साउंड्स एसोसिएटेड थी, स्वादिष्ठान के साथ 6 एसोसिएटेड थी, स्वादिष्ठान के बाद जो मणिपुर आया उसके साथ 10 साउंड एसोसिएटेड होती हैं। तो इसको जब कुंडलनी की तस्वीरों में बनाया जाता है तो इसके साथ 10 पेटल्स नजर आएंगे आपको, 10 पत्तियां होती हैं। इसके रंग को लेके जो बुक्स में होता है वो अलग दिखाया जाता है, लेकिन हमारे स्कूल में इसके साथ हरा रंग जुड़ा हुआ है। जो ट्रेडिशनल आप अगर आप उसको नेट पे चेक करेंगे तो उसमें शायद येलो होता है, लेकिन हमारे यहाँ डीप ग्रीन इसको माना जाता है। साउंड का जहां तक सवाल है, वो इसके साथ जो साउंड जुड़ी है रम, रम की साउंड है। मूलाधार लम था, स्वादिष्ठान वम था, और मणिपुर के साथ रम 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 ये साउंड जुड़ी हुई है। और जो एलिमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है अग्नि, फायर। याद रखिए मूलाधार के साथ
पृथ्वी तत्व था, स्वादिष्ठान के साथ जल तत्व था, और मणिपुर के साथ हमारा जुड़ गया अग्नि तत्व। जो इन दोनों से ज्यादा सटल है। पृथ्वी को बड़े आराम से आप डिब्बे में भर के रख सकते हैं, पानी को भी थोड़ा वाटर टाइट बना के कहीं कर सकते हैं। अग्नि को आप कहीं सील करके नहीं रख सकते, ये ज्यादा वोलेटाइल चीज है। लेकिन इस सेंस में जब लिया जाता है, चक्र के सेंस में जब लिया जाता है अग्नि को, तो उसका मतलब ये है कि ये अग्नि हमको खुद जलानी पड़ती है, इसको खुद एक्टिवेट करना पड़ता है। मणि एक ज्वेल होता है, आपको पता है, और कहानियों के हिसाब से वो एक सांप के माथे पे होता है। कोबरा के माथे पे कहते हैं कि ये मणि होती है। फिर कहानियों के हिसाब से एक नागलोक होता है, हमसे थोड़ा नीचे, जितनी हमारी एग्जिस्टेंस है पृथ्वी लोक से, भूलोक से नीचे एक नागलोक होता है जहाँ नाग रहते हैं, और वहां कहते हैं कि सूरज नहीं पहुंचता। आपको पता है कि ये 7 चक्र जो हम कर रहे हैं, इसके नीचे 7 चक्र और होते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। ये 7 नीचे होते हैं। तो उनमें से एक लोक को नागलोक कहते हैं। वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, और कहानियों के हिसाब से वहां पे जो प्रकाश होता है वो इन मणियों का ही प्रकाश होता है। वहां जो नाग होते हैं उनके माथे पे मणि होती है, उसकी फिल्में आपने बहुत देखी होंगी, नागमणि, इसको आप मणि वाले नागों की बहुत फिल्में बना दी जाती हैं। तो वहां के बारे में कहा जाता है कि इसको, अग्नि को, ये जो उसका वहां का जो लाइट है, प्रकाश है, वो इसी से होता है, वहां की मणि से होता है। यानी हमको अपनी अग्नि खुद जला के रखनी पड़ती है। अगर हम अपने लोगों के बारे में बात करें तो हमको इस फायर को बर्न करना होता है। वो फायर कैसे बर्न होती है? हमको अपनी जो कमियां हैं, खामियां हैं, खराबियां हैं, उनको यहाँ पे जला देना होता है। अगर हमने इस चक्र पे आगे बढ़ना है या यहाँ पे पहुंचना भी है, तो हमको एक एक करके अपनी सब खामियों को मणिपुर की अग्नि में जला देना है, जो जरा मुश्किल काम है। दूसरे की कमियों को निकालना तो बहुत आसान काम है, अपनी को जरा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और यही हमारा अब होमवर्क होगा। तो अब आपने क्या करना है कि आज से ही क्लास खत्म होने के बाद एक होमवर्क करना है कि एक लिस्ट बनानी है उन कमियों की जो आपको लगता है कि आप में हैं। अब आप देखिएगा कि अगर तो आपको किसी और का मैं ये काम देता कि अपने पड़ोसी में या अपने किसी और दोस्त में या दुश्मन में लिस्ट बनाइए, तब तो आप शायद चारों वेदों से ज्यादा लंबी लिस्ट बना सकते थे। लेकिन अब अपनी लिस्ट बनाना काफी मुश्किल काम होगा। वैसे तो मैं कहता हूं सबको कि ये लिस्ट बनाइए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन अगर आप मेरे को भेजने की सोचेंगे तो फिर आप और उसको थोड़ा सा दबा जाएंगे, आधी का सेंसर बोर्ड बैठ जाएगा आपका। जैसा 1960s 70s में हमारा सेंसर बोर्ड कुछ भी काट देता था ना, तो आप खुद भी बैठ जाएंगे, अरे क्यों बताना यार, रहने दो, गोल कर देते हैं। बड़ा सख्त सेंसर बोर्ड होता था आपका। अगर उस टाइम पे आप तो कई उस उम्र के हैं, 70s 80s में बहुत
कुछ भी काट देते थे वो, फिल्मों में कुछ भी काट देते थे, जो उनको पसंद नहीं आया वो उसको कहते थे ये मोरालिटी के अगेंस्ट जा रहा है। एक बहुत साल पहले अपना फिल्म आई कागज के फूल, और दोनों ही इतने सोबर उसके एक्टर, एक तो गुरुदत्त और एक वहीदा रहमान, जो आज भी मतलब इतनी ग्रेसफुल लेडी मानी जाती हैं। इतनी क्लीन फिल्में शायद ही किसी और हीरोइन ने की हैं। अब जनाब उनका एक सीन काट लिया गया, वहीदा रहमान के गाने में से इनका एक सीन काट लिया गया। तो उन्होंने पूछा साहब इसमें आपको क्या तकलीफ हुई, इसमें क्या हुआ है? कोई इसके अंदर कोई वल्गैरिटी, खराबी, वायलेंस क्या है? अच्छा खासा रोमांटिक गाना है, और उसमें तो हीरो हीरोइन इकट्ठे भी नहीं है, तब कहाँ होते थे? वो तो आपने 80 तक की फिल्मों में देखा है, लव अफेयर में दोनों बैडमिंटन के कोर्ट के उधर से ढल गया दिन हो, अरे उसमें तो जितेंद्र सिर्फ बैडमिंटन खेल रहा है, अरे वो उधर लीना चंद्रावरकर है, इधर ये क्या हो रहा है? तो ये तो और गुरुदत्त की फिल्म थी। अब आपको साहब वहीदा रहमान में क्या खराबी नजर आ गई? वो बेचारी रिवीलिंग क्लोथ वो नहीं पहनती, वो तो हैदराबाद की लड़की है, वो तो कभी उसने सर से दुपट्टा भी नहीं हटाया। हुआ क्या था कि उस टाइम पे कलर्ड फिल्में पहली बार आई थी, उसमें उससे पहले फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, और कलर्ड बहुत महंगा पड़ता था। तो फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट थी, जो गाने थे वो कलर में हो जाते थे। आपने पता नहीं ऐसी फिल्में देखी कि नहीं, मैंने बहुत देखी है। फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट, जब गाना आता था तो कलर हो जाती थी। आरती, कागज के फूल। तो इसमें गाने जो थे, और वो भी सारे नहीं, कागज के फूल के सारे गाने कलर नहीं थे, कुछ गाने कलर थे। उस एक गाने में वहीदा रहमान का क्लोजअप था, और क्लोजअप में उनकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। कहता है कि इस गाने में उनकी आंखों में लाल डोरे नजर आ रहे हैं, आंखों में लाल लाल लाइनें, क्योंकि जब आपका कैमरा बहुत पास होता है तो लाल लाल लाइनें पड़ जाती है ना। क्योंकि वो लाल डोरे उसमें नजर आ रहे हैं, तो इसलिए हिंदुस्तानियों की मोरालिटी खराब हो जाएगी, चरित्र खराब हो जाएगा। जी, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। तो इसी तरह से अब जब आप अपनी लिस्ट बनाएंगे और आपको ये पता होगा कि मुझे भेजनी है, तो फिर आप खा जाओगे। मैं नहीं चाहता कि आप लाल डोरी की आंखों को भी चरित्र के खिलाफ मान लें। तो आप खुल के लिखिए, अपने लिए लिखिएगा। पर ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि वो आपके हस्बैंड के या आपकी वाइफ के हाथों में ना पड़ जाए। तो लिस्ट तैयार कीजिए और कहीं संभाल के रख लीजिए। ये आपके, जब हम अगले इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपके काम आने वाली है। जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि अब इसको यूज करिए। और अगर आप कन्फेशन के तौर पे मुझे भेज सकें तब तो बहुत ही अच्छा है। अपने को कन्फेस अगर हम कर लेते हैं किसी चीज को, तो उसको छोड़ने में बहुत मदद मिलती है। क्रिश्चियंस का ये कंसेप्ट आपको मालूम ही है, वहां की कन्फेशन बॉक्स होता है। तो आप हर बात जाके एक बार मन से निकाल देते हैं। यहाँ तक कि लोग कन्फेशन बॉक्स में जाके ये भी कहते हैं कि मुझसे मर्डर हो गया है, और उनके जो वहां बैठते हैं उनके ऊपर ये मतलब उनकी लीगली उन पे बाइंडिंग होता है कि वो किसी को बताएं ना। बेईमानी सब करते हैं, लेकिन ऑफिशियली वो बता नहीं सकते किसी को कि किसी ने मेरे पास क्या कन्फेस किया है। तो आप भेजना चाहें तो भेज दें, लेकिन अपने पास के लिए एक लिस्ट जरूर तैयार कीजिएगा। इसकी जरूरत हमको अब जाके थर्सडे और फ्राइडे को पड़ेगी। तो एक डिटेल लिस्ट तैयार कीजिए। एक और लिस्ट तैयार कीजिए उन खामियों की जो आपको तो लगता है कि आप में नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि आप में वो हैं। कोई एक आध नहीं, अगर एक से ज्यादा लोग आपको कहते हैं कि भाई तुम में ये हमने बात तुम्हारी नापसंद है, तो उसकी भी लिस्ट तैयार करिए।
चाहे आपको कितना ही पता हो कि नहीं मुझ में तो ये खराबी नहीं है, पर लोग कह रहे हैं। तो ये 2 लिस्ट आपको बना के अपने पास रखनी है, ये आपके काम आए, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आइए इसके बीज मंत्र के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया, राम 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 जो जब आप दोहराते हैं तो वर्चुअली राम 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 ही हो जाता है, लेकिन है रम। ये हम 2 तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो आप जो मेरे साथ मेडिटेशन कोर्सेज करते रहे हैं उनको वैसे ही पता है कि जब भी हम पहले भगवान का ध्यान करते हैं, माता पिता पूर्वजों के ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, उसके बाद मैं सबको कहता हूं कि अब आप गहरी सांसें लीजिए, यानी सांस भरते वक्त पेट को फुलाइए और सांस को छोड़ते वक्त पेट को सिकोड़िए। ये क्रिया अपने आप में भी मणिपुर को एक्टिवेट करती है, इससे हमारा मणिपुर एक्टिवेट होता है। दूसरे, हम जब भी हाथ रगड़ते हैं, वो भी हर मेडिटेशन में हम करते आए हैं, तो उससे भी हमारा मणिपुर एक्टिवेट होता है। पेरिफेरल था, मेन तक हम नहीं पहुंचे थे, लेकिन एक्टिवेट होता है। तो अब उसको ही हमको आगे लेकर जाना है। थोड़ी देर में जब हम तीनों क्रियाएं करेंगे, दूसरी और तीसरी तो वही रहेगी, योनि मुद्रा करके अनुलोम विलोम, वो तो वहीं का वहीं रहेगा। तीसरे वाली जिसमें लेट के मर्म अनुसंधान करना है, वो भी वही का वहीं रहेगा। लेकिन जो पहली क्रिया है वो अब हमारी थोड़ी बदल जाएगी। मूलाधार में हम क्या कर रहे थे? अश्विनी मुद्रा कर रहे थे, एनल मसल्स को खींच रहे थे, छोड़ रहे थे। स्वादिष्ठान में जेनिटल मसल्स को खींच रहे थे, छोड़ रहे थे। यहाँ पे आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब सांस भरेंगे तो पेट को जितना फुला सकते हैं उतना फुला लेंगे, पेट बाहर जाएगा। नाभि जितना बाहर को निकल के आ सके उतना बाहर को आएगी। जब पूरी तरह से नाभि बाहर को आ जाएगी, पेट गुब्बारे की तरह फूल जाएगा, जिसको योग में कुंभक कहते हैं। तो आप सांस रोक के 3 बार रम 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 का उच्चारण करेंगे। फिर सांस छोड़ना शुरू कर देंगे। जब जो सांस छोड़ेंगे तो अपनी नाभि को अंदर की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचना शुरू कर देंगे। और जब पूरी अंदर को खींच जाएगी तो फिर 3 बार फिर रम 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 का उच्चारण करेंगे। ये एक राउंड या एक आरती हुई। हम ऐसी 21 आरतियां करेंगे जब कंप्लीट करेंगे। वो हम बाद में जब कैमरा ऑफ कर लेते हैं उस टाइम करेंगे। तो ये इसका प्रोसीजर रहेगा। ये करते वक्त भी और इसके बाद भी मणिपुर पे यानी नाभि पे ध्यान रख के बैठ जाएंगे और हरे रंग का ध्यान करेंगे। जब तक कि खुद ना होना शुरू हो जाए तब तक हमको सिर्फ ध्यान करना है। जैसे हम नाभि पे हरा रंग देख पा रहे हैं, तो ये हमारा इसका प्रोसीजर रहेगा। उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस अग्नि को जले रखने के लिए, अपने इस अंग को एक्टिवेट रखने के लिए हमको फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जितना आप सेडेंटरी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं उतना ही ये अग्नि कम होनी शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारी डाइटरी प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। दूसरी बात जो मैंने लिस्ट बताई है इमोशनल प्रॉब्लम्स की, वो बढ़ जाएंगी। और तीसरे, हमारे अंदर जो इनिशिएटिव है वो नहीं आके देगा, कुछ नया या अच्छा करने का मन ही नहीं करेगा। पकड़ के कोई कराएगा भी, उसके बाद हम फिर पीछे पड़ जाएंगे। तो हमको इसकी आसनों पे बहुत ध्यान देना है।
हम थोड़े से टाइम में 10-1 मिनट में जितने आसन हो जाएं पहले वो कर लेते हैं, और फिर उसके बाद तीनों क्रियाओं को डिटेल में करेंगे। मैं भी थोड़ी देर कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, आप अपना योगा मैट पे पहुंचिए और हम थोड़े से आसन से शुरू करते हैं। पहले में बड़ा आसान है, सिर्फ आपको लेफ्ट और राइट की तरफ बेंड करना है। वैसे तो उसको सिर्फ ऐसे हाथ उठा के भी हम बेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे हाथ जो हैं वो हमारे सर से या कानों से दूर हो जाते हैं। उससे बचने के लिए हमको क्या करना है, हाथों को क्रॉस कर लीजिए। आपने हाथ मतलब हथेलियों को एक दूसरे से टच करा लिया, सिर्फ पहली उंगलियों को आपस में सीधे खड़े कर लिया और बाकी उंगलियां मोड़ ली। आप देख पा रहे हैं, हाथ आपने क्रॉस कर लिए हैं और हाँ बिल्कुल, सिर्फ हमारी पहली उंगली खड़ी है और बाकी उंगलियां बंद है। जैसे मुट्ठी में तो सब बंद है, यहाँ पे हमने पहली उंगली को ये कर लिया है और इसको सर के ऊपर ले गए हैं। ठीक है, अब आप ज्यादा अच्छा होगा कि पहले सिंपल कर लेते हैं फिर सही बताता हूँ। ऐसे ही खड़े होके पहले लेफ्ट बेंड हो जाइए, दस सांसों तक यानी 1 मिनट तक इधर रहिए और फिर राइट हो जाइए, 10 सांसों तक इधर रहिए। याद रखिए 10 सांसों में सिर्फ 1 मिनट होगा आपका। हमारा अल्टीमेट टारगेट है 3 मिनट तक जाने का। वो तब होगा जब आप अपने डे टू डे लाइफ से ज्यादा टाइम निकालना सीख पाएंगे। तो आप फिलहाल 10 सांसों से यानी 1 मिनट से कर लीजिए, बाद में बढ़ाते जाइएगा। लेकिन सही तरीके में क्या करना है कि अब आप पहले पंजों पे चले जाइए और अब फिर यही कीजिए। जब आपकी आंखें बंद होने वाली नौबत आ जाए, जब आप बंद कर सकें आंखें, तो ध्यान आपको अपनी नाभि पे रखना है। शुरू में बैलेंस बिगड़ेगा, इसलिए शुरू में मत कोशिश कीजिए, शुरू में ऐसे ही कर लीजिए। रिलैक्स। आपने देखा होगा जैसे ही आपको आंख बंद होती है तो आपका बैलेंस बिगड़ता है। तो पहले सिर्फ पोज में जाना सीखिए, पॉस्चर वहां पहुंच जाए, जब वो 3-4 दिन होने लग जाए तब आंख बंद करने की सोचिएगा, नहीं तो चोट लग सकती है। और ये बैलेंस आपके लिए बेहद जरूरी है। आपने देखा होगा उम्र होने के बाद आम आदमी बहुत जल्दी इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसको वापस लाने के लिए, कहने का मतलब अगर आप 40 साल से ऊपर पहुंच गए हैं तो ये आंखें बंद करने वाला बेहद जरूरी है हमारे लिए। आप वैसे भी सीधे खड़े खड़े में भी आंख बंद करें तो आप फिर ये जो वर्टिगो हो जाता है या इम्बैलेंस हो जाता है उसको धीरे धीरे कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसे कहीं भी खड़े हैं, आंखें बंद हो गई, ध्यान पैरों पे रखिए, पैर को थोड़ा सा बैलेंस में लेके आइए। जब वो हो जाए तो फिर एक पैर उठा के भी करने की कोशिश करें। तो हमारा इसमें भी आपको आंखें बंद करने का मैंने फाइनल स्टेज पे बताया, एकदम से मत ट्राई करिएगा। चलिए अगले में चलते हैं। ये पर्वतासन आप पहले भी करते आ रहे हैं। पहले आप ऑल फोर्स पे चले गए और फिर यहां से आप अपने घुटनों को हवा में उठाते हुए पैरों को सीधे करने की कोशिश करें, गर्दन को नीचे गिराने की कोशिश करें।
थोड़ा सा अंदर वॉक कर लें ताकि पूरे की पूरा एड़ी तक जमीन को लग जाए। रिलैक्स। अब आइए वीरभद्रासन कर लेते हैं। इसमें आप चाहे तो एक हाथ पैर ऐसे ही आगे रख लीजिए या साइडवेज खड़े होके भी आप ऐसे कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि लेफ्ट की तरफ थे, अपने गर्दन को भी लेफ्ट की तरफ रखना है, कमर को भी जहां तक हो सके फ्रंट फेसिंग रखना है। हाथों को ऊपर उठाइए और पीछे झुकना शुरू कीजिए। फाइनल पोजीशन में पहुंच के जब आप सांस ले रहे हैं तो अपने ध्यान को नाभि पे रखिए। बाकी सब चीजें ऐड होती चली जाएंगी। आप सांस लेते और छोड़ते वक्त नाम ले सकते हैं तो नाम ले लीजिए। नाभि पे ध्यान रखते वक्त वहां पे आप हरे रंग की विजुअलाइजेशन कर सकते हैं तो वो करते रहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी गेंदों को एक साथ में नचाना चाहते हैं। फिलहाल पॉस्चर में जाना, 10 सांसों तक रुक के रहना और हो सके तो उसके अंदर ये दोनों चीजें ऐड कर देना। इसी को दूसरी तरफ करेंगे। अब आप ये वाली समझिए कि राइट लेग सामने आ गई और आप इसकी तरफ ही फेस करके खड़े हो गए हैं, हाथ ऊपर चले गए हैं और यहाँ पीछे। और धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करिए। रिलैक्स। ठीक है, फिर दूसरी तरफ जाइए। जो पैर सामने है वही हाथ सामने, एक हाथ पीछे और जितना झुका जाए उतना झुक जाइए। रिलैक्स। इसी को दूसरी तरफ रिपीट कर दीजिए। मेरा इस तरफ राइट लेग सामने है तो मेरा राइट हाथ सामने चला जाएगा, ये पीछे। इसको वीरभद्रासन 2 कहते हैं, सेकंड वीरभद्रासन। अब फाइनल वाला कर लेते हैं, बस वही लास्ट एक्सरसाइज होगी। लेफ्ट की तरफ घूम गए हैं। अब दोनों हाथ सामने कर दीजिए, आगे की तरफ बेंड होते जाइए। जब आपका वजन सारा लेफ्ट लेग पे आ जाए तो राइट लेग को उठाने की कोशिश कीजिए। तो पहले हम यहाँ पहुंच गए, हाथ सामने चले गए, गुड। इसी को दूसरी तरफ करना है। अब दूसरी लेग सामने हो गई, दोनों हाथ सामने। इस तरफ आपको ये कर देना है।
तो ये तीनों आपके वीरभद्रासन 1, 2 और 3 हो गए। पहले सिर्फ पोजीशन में जाने की कोशिश करें, 10 सांसों तक रोकने की कोशिश करें, और अगर वो होने लग जाए तो फिर आंखों को बंद करने की कोशिश। जब आंखें बंद हो जाएं तब फिर नाम का उच्चारण और फिर वहां पर हरे रंग की विजुअलाइजेशन, ये चीजें बाद में आ जाएंगी। आज के लिए इतने ही आसन रखते हैं। धीरे धीरे अपने कैमरे ऑफ कीजिए। अगर कमरा अपना है तो कपड़े उतार के, नहीं तो वैसे ही तीनों क्रियाओं का हम शुरुआत करते हैं। शांत बैठें, कमर सीधी, आंखें हल्के से बंद, हाथ गोद में या घुटनों पे, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। बिल्कुल शांत बैठिए। गहरी सांसें भरिए, धीरे धीरे छोड़िए। सारे का सारा खेल सांसों का है। सांसों को गहरी कीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। जब भी सांस बाहर निकले तो कोशिश करें कि आपका थोड़ा तनाव, आपका थोड़ा परेशानी भी उनके साथ ही बाहर निकल जाए। शरीर पे बारीकी से ध्यान दें। हल्का सा अंतर अनुभव करें उन भागों में जो किसी चीज को स्पर्श हो रहा है जिनका, जैसे आपके पाँव का स्पर्श जमीन से है, उस पर ध्यान दीजिए। वहां पे क्या हो रहा है, और जो भाग किसी चीज को टच नहीं कर रहे हैं उनमें क्या अंतर है, उसको महसूस कीजिए। अगर आप कपड़े पहन के कर रहे हैं तो उन भागों में अंतर देखिए जहां पर कपड़े हैं और जहां पर नहीं है। और अब आप एक और अंतर अनुभव करने की कोशिश करें शरीर के उन भागों में जहां पर बाल हैं और जहां पर नहीं है। जैसे सर पे बाल हैं, वहां पे शक्ति प्रवाह कैसा है, और जहां पर बाल नहीं है वहां पर शक्ति प्रवाह कैसा है, इस पर भी ध्यान दें। मन में परमपिता परमेश्वर का स्वरूप लाएं, सहायता की प्रार्थना करें। माता पिता और पूर्वजों के स्वरूप एक एक करके लाएं, सहायता की प्रार्थना करें सभी से। गुरु का स्वरूप लाएं, सहायता की प्रार्थना करें। गुरु का स्वरूप दोबारा लाएं और प्रार्थना करें कि सहाय रहे। ध्यान को नाभि पर लेकर जाएं,
सांस भरें तो नाभि को जितना बाहर की तरफ फुला सकते हैं फुला लें। पूरी तरह से पेट फुलाने के बाद 3 बार रम 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 का उच्चारण करें और फिर सांस छोड़ते वक्त नाभि को पीठ की तरफ खींच लें। पूरा अंदर खींचने के बाद फिर सांस रुकी हुई हो और 3 बार रम 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 का उच्चारण करें। एक आरती हुई, ऐसी आपको 21 आरती करनी है। और फिर शांत बैठ जाएं, ध्यान नाभि पे बना लें। उस वक्त आप चाहें तो भर्ती और सांसों के समय अपने नाम का प्रयोग कर सकते हैं और वहां पर बैठकर हरे रंग का ध्यान करें। अभ्यास बंद कर दें और शांत बैठकर अपनी नाभि पर ध्यान दें। अपने अंगूठों को गीला करें, योनि मुद्रा में जाएं और 21 बार अनुलोम विलोम करें। बाईं तरफ से भरना शुरू करना, दाईं तरफ छोड़ना और फिर दाईं तरफ से भरना, बाईं तरफ छोड़ना 21 बार।
शांत लेट जाएं। गुरु को अंग संग सहाई होने की प्रार्थना करें। उसके हृदय से अपने 16 मर्म स्थलों तक 3-3 सुनहरी सांसें लेकर जाएं और जब सांस छोड़ें तो अपने अंदर के सारे अंधकार, रोग, तनाव और दर्द को काला धुआं बनकर निकलने दें, जो गुरु के चरणों तक चले जाएं। 21 बार करें। 16 के 16 स्थानों पर 3-3 बार करें और उसके बाद फिर पूरे शरीर पर, सर से पांव तक पूरे शरीर पर 3-3 सुनहरी सांसें लेकर जाएं। शुरुआत करें। अभ्यास बंद करके बाईं करवट हो जाएं, गर्भावस्था में पहुंच जाएं, यानी घुटनों को मोड़कर पेट के पास कर लें। जितना समय आपके पास है उतनी देर यहाँ रहें। 10 मिनट, 15 मिनट, जितना बिता सकें उतना अच्छा। उसके बाद खुद से उठ के बैठिएगा। क्लोजिंग इन्वोकेशन आपको आती है। पहले प्रभु का, बाकी और लोगों का स्वरूप लाना, धन्यवाद करना, फिर आंखों को कस के बंद करना, ढीले छोड़ना, और आखिर में हाथों को रगड़ के आंखों पे लगाने का प्रोसीजर अब आपको याद हो जाना चाहिए। उसको करके अपनी दिनचर्या की तरफ बढ़ें। भगवान करे आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। कल आपसे फिर मिलते हैं।